पिछले वीडियो में पढ़े थे पौधों के बारे में न्यूट्रिशन। पौधों के बारे में आपने न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का, कि पौधे सूर्य से किस तरह से प्रकाश को ले रहे थे और प्रकाश को लेने के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया उनके अंदर हो रही थी और फिर उसके स्टार्च का निर्माण हो रहा था। और स्टार्च का निर्माण ही पौधों का फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधों का भोज्य पदार्थ होता है, क्योंकि स्टार्च के बाद अब उसके अंदर विघटन की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं जहाँ से एनर्जी रिड्यूस की जाती हैं। अब उस न्यूट्रिशन को, यानी प्लांट्स तो हो गए ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी हो गए, अब स्वपोषी पौधों के बाद जो उनसे बना भोज्य पदार्थ है वो भोज्य पदार्थ अन्य जीव ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ पौधा भी लेता रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे अगले स्टेप में यहाँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं विषम पोषी। विषम का मतलब क्या होता है, विपरीत, यानी यह पौधे से थोड़ा सा हटके, ठीक है, पौधे से हटके पोषण पढ़ा जाएगा। तो ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार से होते हैं। जैसे पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी का मतलब होता है कि सभी प्राणियों का एक ही तरह से न्यूट्रिशन होना। जैसे इसमें सभी प्राणी जो होते हैं अपने भोज्य पदार्थ को वो च्यूड करते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो जब डाइजेशन हो जाता है शरीर के अंदर, फिर उसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं आगे की होती हैं उसका इंगेशन बहिक्षेपण होता है, फिर वहाँ एनर्जी बनाई जाती है। तो बहिक्षेपण का लास्ट प्रोसेस, न्यूट्रिशन में बहिक्षेपण का लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ हम होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे मृतजीवी पोषण। तीसरा होता है पैरासाइट्स यानी परजीवी। देखिए ये क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होते क्या है, तो होलोजोइक का मतलब होता है कि इसमें जीव जो होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थ को सीधा शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर ग्रहण करने के बाद वो भोज्य पदार्थ का पाचन करते हैं और भोज्य पदार्थ के पाचन के बाद वहाँ वो एनर्जी बनाई जाती है। जैसे इस तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं अमीबा और ह्यूमन्स में, ठीक। अमीबा ह्यूमन्स का मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर देखा जाए, केवल एक कोशिकीय जंतु को देखा जाए, तो एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा है, और अगर थोड़ा सा उच्च वर्गीय अगर जंतुओं में देखा जाए तो मानव को लिया गया है। ऐसा नहीं है कि बीच वाले जंतु जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं या फिर वो प्राणी संभोजी नहीं है, वो सब जीव प्राणी संभोजी, लेकिन इसमें केवल 2 ही उदाहरण आपको दिखाया गया है, अमीबा का और फिर ह्यूमन्स बीइंग का। अगला आता है सेप्रोफाइटिक। देखिए सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब कि ऐसे जीव जो अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हों, उनको हम बोलते हैं मृतजीवी। अब ऐसे जीव, मैं समझिएगा, मृतजीवी पोषण का मतलब होता है कि ऐसा पोषण जो मरे हुए पदार्थों से प्राप्त हो, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त हो, तो उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण। और जो जंतु उसको प्राप्त करता है उन जंतुओं को बोला जाता है मृतजीवी प्राणी। तो देखिए ये इसके अंदर पैरासाइट्स में सेप्रोफाइटिक में, यानी जो मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी पोषण में जैसे कवक आते हैं, कवक देखे आप, फफूंदी देखे होंगे ना, जैसे कुकुरमुत्ता देखे, कुकुरमुत्ता कवक के अंतर्गत आता है। देखिए कवक का यानी फंगस का शाब्दिक अर्थ फंजाई जो है यह फंगस शब्द से लिया गया है, फंगस शब्द से लिया गया है, और फंगस का शाब्दिक अर्थ होता है मशरूम, और मशरूम को हिंदी में कहते हैं कुकुरमुत्ता। अब ये कुकुरमुत्ता जो होते हैं देखेंगे जहाँ घास फूस सड़ जाते हैं या जहाँ गोबर हो सड़ जाते हैं, तो उन जगहों पे यह कुकुरमुत्ता जो होते हैं ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यह आपने देखा होगा कि आपके भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों को भी नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि आपके अचार को, रोटी को, खाने वाले सब्जियों को, फल को, फ्रूट्स को, यानी इसकी और भी जातियाँ, कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो आपके शरीर को भी वो डैमेज कर देती हैं और रोगग्रसित कर देती हैं। जैसे मान लीजिए कि इसकी जाति फंगस की, तो थोड़ा सा हट के देख लेते हैं कि एक एस्परजिलस एक फंगस होता है। तो एस्परजिलस की 2 जातियां होती हैं, एक होता है कैंडिडस और दूसरा होता है नाइजर। तो एस्परजिलस कैंडिडस और एस्परजिलस नाइजर ये दोनों एक ऐसी जाति हैं जो आपके शरीर के अंदर रिंगवर्म उत्पन्न करते हैं। रिंगवर्म का मतलब होता है जैसे दाद हो जाता है, बरसात के दिनों में देखेंगे दाद हो जाते हैं, जिसे शरीर के ऊपर गोल गोल से स्ट्रक्चर बन जाता है, काफ़ी खुजलाने लगता है। और दूसरा आपका मुंह में छाला पड़ जाना, तो मुंह में छाला पड़ना भी एक प्रकार से वो फंगल इन्फेक्शन है। तो
ये मृतजीवी होते हैं, यानी मृतजीवी का मतलब कि ये हमेशा मरे हुए पदार्थों से ही अपने न्यूट्रिएंट तैयार करते रहते हैं। अगला होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। देखिए परजीवी का मतलब है क्या, परजीवी मतलब कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जंतु के ऊपर रह करके वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम बोलते हैं परजीवी या पैरासाइटिक। अब इसमें टेपवर्म रखा गया, हेडलाउस रखा गया। टेपवर्म का मतलब होता है जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं फीता कृमि। फीता कृमि मानव शरीर के अंदर अगर चला जाए किसी न किसी तरीके से, किसी माध्यम से, चाहे वो किसी खाद्य पदार्थ के माध्यम से चला जाए, वाटर्स के माध्यम से चले जाए, या फिर गंदे हाथों से कोई चीज़ अगर खा रहे हो उसके माध्यम से अगर शरीर के अंदर अगर चले जाते हो तो आपके इंटेस्टाइन में जा करके वो ग्रो करना शुरू करते हैं, वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये बढ़ने के साथ साथ इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक टेप। टेप का मतलब कि अगर कोई फीता ले लीजिए, फीता को ऐसे खड़ा करके मोड़ लीजिए, उसी तरह से होता है। यानी टेप का मतलब होता है फीता और वर्म मतलब होता है कृमि, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है फीता कृमि। और फीता कृमि जो होते हैं उसका संरचना जो होता है फीते के आकार का होता है। यह शरीर के अंदर चला जाए तो इसके पास दो हुक्स होते हैं, इसके ऊपर वाले भाग में दो हुक्स पाए जाते हैं। हुक्स के माध्यम से इंटेस्टाइन में लटक जाते हैं और लटकने के बाद वो मानव द्वारा किए गए भोज्य पदार्थ, और उन भोज्य पदार्थों का जब पाचन हो जाता है शरीर में तो उन पचे हुए भोज्य पदार्थों को ये अपने बाह्य उपचर्म द्वारा यह अवशोषित करते रहते हैं। उसके बाद आता है हेडलाउस। हेडलाउस मतलब अब देखे होंगे कि सर के अंदर जू पड़ जाना, राइट। तो सर में जो जू पड़ता है, जू को इंग्लिश में बोलते हैं हेडलाउस, ठीक है। तो सर में जो जू पड़ते हैं वो आपके सर में यानी शरीर के बाहर भाग में रह करके वहां से न्यूट्रिएंट तैयार करते रहते हैं। तो ऐसे जीव जो किसी जंतु के शरीर के ऊपर रह करके, चाहे वो इंटरनल यानी अंदर की तरफ रहे चाहे बाहर की तरफ रहे, वो दो प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं कि एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट, ठीक। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है अंतःपरजीवी और एक्सोपैरासाइट्स का मतलब होता है बाह्य परजीवी। तो एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर रह रहे हो और अपना न्यूट्रिएंट तैयार वहां से ले रहे हो, तो ऐसे परजीवियों को हम बोलते हैं अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइट्स। दूसरा होता है एक्सोपैरासाइट्स। तो एक्सोपैरासाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे पैरासाइट्स या ऐसे परजीवी जो शरीर के बाहर भाग में रह करके वहां से अपना भोज्य पदार्थ तैयार कर रहे हो, ऐसे परजीवियों को कहा जाता है एक्सोपैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और दोनों विधि से किसी न किसी जंतु के ऊपर रह करके, चाहे वो शरीर के अंदर रह रहे हो चाहे शरीर के बाहर रह रहे हो, वहां से अपना पोषण तैयार करते रहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक स्टेप आपके बुक में दिया हुआ है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो अमीबा में पोषण के लिए इसका पहला स्टेप होता है, ये अमीबा जो होते हैं, अमीबा जैसे लोकोमोशन करता है, क्योंकि अमीबा अनशेप्ड होते हैं, उसका कोई संरचना नहीं होता। अगर वो स्टॉप में है, अगर वो रुकी हुई स्थिति में है तो स्टॉप स्टेज में यानी रुकी हुई स्थिति में ओव्यूल टाइप की उसकी संरचना बनी हुई होती है। ओव्यूल का मतलब ऐसे अंडाकार संरचना बनी हुई होती है। लेकिन वो अमीबा जैसे ही मूवमेंट करता है आगे की तरफ, जैसे वो लोकोमोशन करता है, गति करने का प्रयास करता है, उस समय उसकी बॉडी जो होती है वो चारों तरफ से खिंचाव ले लेता है और खिंचाव ले लेकर के अंगुलियों के समान बीच बीच में उसके गड्ढे बन जाते हैं, उभार बन जाते हैं। इन उभरी हुई संरचनाओं को कहा जाता है सीडोपोडिया, ठीक है। अब ये सीडोपोडिया को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ बोल लेंगे, ठीक। तो ये पदार्थ जो होते हैं या सीडोपोडिया जो होता है, सीडोपोडिया का काम होता है कि प्राइमरी स्टेज में तो वो लोकोमोशन कर रहा है, ठीक, चलने का काम करता है। लेकिन दूसरे स्टेप में ये किसी न्यूट्रिएंट को पकड़ने का भी काम करता है, ठीक। सीडोपोडिया के माध्यम से वो भोज्य पदार्थ को पकड़ता भी है। तो यहाँ अमीबा जो है वो धीरे धीरे फूड न्यूट्रिएंट्स के पास वो रेंगने लगता है, और जैसे वो फूड मैटर्स के पास जाता है, ठीक, अपने भोज्य पदार्थों के पास या खाद्य पदार्थों के पास जाता है, तो खाद्य पदार्थों के पास जाने के बाद यह अपने सीडोपोडिया के माध्यम से, बात समझिएगा, अपने सीडोपोडिया के माध्यम से उस खाद्य पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक। अब घेरने के बाद इनके बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है।
फूड वैक्यूल्स का मतलब होता है खाद्य धान्य, ठीक है। इनके शरीर में खाद्य धानी होती है और वो सीरोपोडिया के माध्यम से भोज्य पदार्थों को खाद्य धानी में प्रवेश करा देता है। और जैसे वो खाद्य धानी में जाता है तो खाद्य धानी में जाने के बाद, ठीक है, जैसे वो खाद्य धानी में जाता है, खाद्य धानी में जाने के बाद उन पदार्थों का, यानी जो भोज्य पदार्थ है उन भोज्य पदार्थों का वहां डाइजेशन होता है, उसका पाचन हो जाता है। अब पाचन होने के बाद आप जानते होंगे कि सब जीव जो होते हैं वो जैसे डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बाद एक्सक्रेशन की भी प्रक्रिया होती है। जैसे आपको हम पहले बताए हैं कि एक्सक्रेशन वाली जो प्रक्रिया होती है, जो उत्सर्जन वाली प्रक्रिया होती है, वो लास्ट स्टेप की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ जैसे यह भोज्य पदार्थ को अपने फूड वैक्यूल्स यानी खाद्य धानी में जैसे ही प्रवेश कराता है तो यहाँ उसका पाचन हो जाता है। अब पाचन होने के बाद ये भोज्य पदार्थ का कुछ अंश जो डाइजेस्ट हो गया वो शरीर के अंदर चला गया और जो अपशिष्ट बच जाता है, यानी जो अपाच्य पदार्थ होते हैं वो अपाच्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर लेंगे कि खाद्य धानी में जटिल पदार्थों का, ठीक है, बात समझिएगा, जो इसका खाद्य धानी होता है ना, ये फूड जो वैक्यूल्स हैं उन ये जो फूड वैक्यूल्स आप देख रहे हैं इसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य धानी। अब ये खाद्य रिक्तिकाएं जो होती है, खाद्य रिक्तिकाओं में पदार्थों का विघटन होता है। कोई भी पदार्थ जब इसके अंदर जाता है तो उसका वो विघटन कर देते हैं और विघटन करने के बाद किसी भी न्यूट्रिएंट को, ठीक, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है खाद्य, जिसको हम खाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो किसी भी न्यूट्रिएंट को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में तोड़ना और तोड़ करके उनको शरीर के अंदर अंतःग्रहण करना और अंतःग्रहण करने के बाद उसका पाचन करना, ठीक। अब पाचन करने के बाद उसमें एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं इंगेशन, ठीक है। तो इंगेशन का जो प्रक्रिया होती है उस इंगेशन की प्रक्रिया में प्रत्येक पचे हुए भाग जो होते हैं वहां से अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स या अन्य भागों में वो शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। अब जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर मानव में देखा जाए तो मानव के अंदर इंटेस्टाइन होते हैं या और उन इंटेस्टाइनों के अंदर या बॉडी के और जो भाग होते हैं उनके अंदर अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं। लेकिन इनके अंदर ये जो खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका में भोज्य पदार्थ जैसे ही जाता है तो वो भोज्य पदार्थ किस अवस्था में है, तो जटिल अवस्था में होता है, ठीक। कोई भी भोज्य पदार्थ जब लेते हैं तो जटिल अवस्था में होता है और वो शरीर के अंदर जा करके वो सरल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी जटिल अवस्था से शरीर के अंदर गया तो किसमें विघटित हो गया, तो सरल पदार्थों में विघटित हो गया। अब उसके बाद यहाँ जब डाइजेस्ट होता है भोज्य पदार्थों का, जब पाचन होता है तो पाचन के बाद वो बचे हुए जो अपाच्य भोज्य पदार्थ होते हैं, जो अपचय होता है, उसका अपचय का मतलब होता है कि जो पचा ना हो, तो वो जो पचा नहीं हुआ होता है वो कोशिका की सतह की ओर गति करने लगता है यहाँ, ठीक है। यानी ये भोज्य पदार्थ डाइजेस्ट हो गया। अब ये जब भोज्य पदार्थ डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो अपाच्य जो होते हैं, जो पचे हुए नहीं होते हैं, वो अब कोशिका की तरफ धीरे धीरे गति करना शुरू करते हैं और कोशिका की सतह की ओर गति करके उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा के अंदर पोषण कैसे होता है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का पोषण कैसे होता है, मनुष्य में कैसे पोषण होता है, मनुष्य के क्या क्या उसके चरण होते हैं। तब तक